नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल जल रहा है। पश्चिम बंगाल में आग लगी हुई है और ममता बनर्जी तमाशबीन बनी हुई है। लेकिन इस बार जो बंगाल की आग है वो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है और अलग अलग जगहों से ये बात उठाई जा रही है, इस बात की चर्चा हो रही है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बेकार हो गया है, बर्बाद हो गया है और अब केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा इस बार तेज हो गई है और मीडिया में भी आवाज उठने लगी है। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिरकार पिछले 6-7 सालों से जो पश्चिम बंगाल में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था थी उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही थी, और अचानक आज क्या हो गया कि पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा होने लगी कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था तहस नहस हो गई है और ममता बनर्जी की सरकार गुंडों की सरकार बन गई है। इसके दो पहलू हैं। पहली पहलू तो यह है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में ये स्थिति परिवर्तित कैसे हुई, यानी जो टीएमसी के गुंडे और कार्यकर्ता ये सारे लोग मिलकर कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैडरों की हत्या कर रहे थे, उनके नेताओं की हत्या कर रहे थे, आज आपस में ही क्यों भिड़ गए। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने जो हत्यारों की फौज खड़ी की थी वो हत्यारे आपस में क्यों लड़ने लगे और आपस में ही लड़कर एक दूसरे की हत्या क्यों करने लगे हैं। ये पहला सवाल उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल की स्थितियां ऐसे क्यों हो गई। और दूसरा सवाल यही है कि इतने समय के बाद जब पश्चिम बंगाल में लगातार पॉलिटिकल किलिंग हो रही थी तो सारी पार्टियां, मीडिया और सोशल मीडिया के वो वीर जो आज हंगामा कर रहे हैं वो कहां खड़े बैठे थे। वो उनको आखिरकार ये बातें क्यों नहीं दिखाई पड़ रही थी कि पश्चिम बंगाल अब धीरे धीरे वैसे स्थिति में पहुंच रहा है जहां एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। वो लोग चुपचाप क्यों बैठे थे। इन दोनों के पीछे एक बड़ा कारण है। पहला कारण तो यह है कि आखिरकार ये जो पश्चिम बंगाल में स्थिति उत्पन्न हुई है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, कारण क्या है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल के सत्ता में आई तो उसके पहले ही उसने कम्युनिस्ट पार्टी के उस एजेंडे पर चलना शुरू कर दिया था जिसके तहत पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों ने लंबे समय तक शासन किया। कम्युनिस्ट पार्टी भी वहां पर तांडव मचा रखी थी। कम्युनिस्ट के गुंडे, वामपंथी गुंडे वहां पर दूसरी पार्टी के आधार को खत्म करने की कोशिश में लगे रहते थे और उस समय जो कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस थी उसके कई लोगों को इन लोगों ने मार दिया था। कार्यकर्ता से लेकर नेता तक कांग्रेस के मारे जा रहे थे और कांग्रेस चुपचाप बैठकर उसके नतीजे भुगत रही थी, क्योंकि लंबे समय तक कम्युनिस्टों का जो शासन रहा था वो उसका सबसे बड़ा आधार डर का माहौल पैदा करना था, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में जो तत्कालीन विपक्षी पार्टी कांग्रेस थी वो बिल्कुल ही आधारहीन होती जा रही थी। लेकिन ममता बनर्जी ने उस चीज को समझा और उसके बाद जब कांग्रेस से अलग होकर उसने तृणमूल कांग्रेस बनाया तो उसके बाद कम्युनिस्टों की उसी जो तरीके थे उसको अपना लिया और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी वही पाठ पढ़ाया जो कम्युनिस्टों ने अपने लिए पढ़ाया था। और फिर टीएमसी के कार्यकर्ता और उसके लोग जो हैं वो इतने एग्रेसिव हो गए कि पहली बार उन्होंने कम्युनिस्टों की सफाई अभियान शुरू की और टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक खूनी जंग शुरू हुआ, जिसके बाद धीरे धीरे ममता बनर्जी का आधार बढ़ा और वो सत्ता में आई। लेकिन जब कम्युनिस्ट और कांग्रेस का आधार वहां से कमजोर होने लगा तो उसके बाद ममता बनर्जी के इन्हीं गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना शुरू किया और प्रेसिडेंट को दिए गए एक रिपोर्ट के अनुसार 3 सालों में 125 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या टीएमसी के गुंडों ने की। और इन गुंडों ने जिन लोगों की हत्या की
उस समय न कम्युनिस्ट पार्टी कोई तेज से आवाज उठा रही थी, न कांग्रेस आवाज उठा रही थी, और न ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया भी छुपा छुपा के इस बात को उभारने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सबको, जो भी मोदी विरोधी खेमे में था, उसको लगता था कि कम से कम हिंदुस्तान के एक स्टेट में ममता बनर्जी मोदी को चैलेंज कर रही है। और यही जो मोदी विरोधी एजेंडा था, उसने ममता बनर्जी को खुली छूट दे दी। वो निरंकुश हो गई और उसने अपने जो कार्यकर्ता थे, गुंडा की तरह जो बिहेव कर रहे थे, जो उन्होंने हत्यारों की फौज खड़ी की थी, उसको खुली छूट दे दी। वो कानून की मुट्ठी में नहीं थे, बल्कि इन गुंडों की मुट्ठी में कानून था। और यहीं से शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक डर का माहौल पैदा करने की साजिश, जो ममता बनर्जी ने किया। और लगातार भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं की हत्या की जाती रही। यहां तक कि चुनाव जब इस बार जीती ममता बनर्जी, उसके बाद भी राजनीतिक हत्याएं हुई। पोस्ट पोल वायलेंस कहा गया इसको, और हाई कोर्ट ने भी और मानवाधिकार आयोग की टीम ने भी एक्सेप्ट किया कि ममता बनर्जी के गुंडों ने जिस तरह का तांडव मचाया है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद पश्चिम बंगाल के कई लोग झारखंड और उड़ीसा जाने को मजबूर हो गए, यानी पश्चिम बंगाल से पलायन होना शुरू हो गया। और ये स्थिति आ गई थी, लेकिन राजनीति और मीडिया में इसकी कम चर्चा की गई। ममता बनर्जी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बनाया गया। और यह नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी ममता बनर्जी की इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज कम उठाई गई, क्योंकि सबको लग रहा था कि मोदी को चैलेंज करने के लिए ममता बनर्जी जैसे नेता की जरूरत है। और जब स्थितियां बदली तो ममता बनर्जी का वही हथकंडा आपस में ही भिड़ने लगा, यानी ममता की हत्यारी फौज आपस में भिड़ गई है। और इसके कारण अब पूरे सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चा इस तरफ से हो गई कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में गुंडा राज चला रही है। लेकिन अब दूसरा सवाल यहीं से शुरू होता है कि आखिरकार ममता बनर्जी के ये टीएमसी के गुंडे आपस में भिड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अब तक तो इन लोगों ने दूसरे पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की हत्या की थी, अब आपस में ही ये क्यों भिड़ रहे हैं। उसका एक उदाहरण बीरभूम से देखा जा सकता है। बीरभूम में जो आग लगाई गई है, 8 लोगों को जला दिया गया है, उसके पीछे जो कारण है उसको देखने के बाद पता चलेगा कि ममता बनर्जी की इस फौज के भिड़ने का कारण क्या है। चूंकि बीरभूम में यह शुरुआत हुई एक व्यक्ति की हत्या से। भादु शेख नामक उस व्यक्ति की हत्या इसलिए की गई क्योंकि भ्रष्टाचार के नीले पैसे का बंदरबाट सही तरीके से नहीं हो रहा था। भादु शेख उप प्रधान थे और टीएमसी के उस क्षेत्र के, यानी कि अपने पंचायत के कद्दावर नेता, मजबूत नेता और ताकतवर व्यक्ति थे। उनके साथ ही उनको मारने वाले भी उनके फ्रेंड सर्किल के ही थे, यानी सोना शेख भी उन्हीं के साथ काम करती थी और फरीद शेख भी उन्हीं के साथ काम करते थे। ये सारे लोगों ने एक गुट बना लिया था, कोलिजन बना लिया था, ताकि टीएमसी सरकार की तरफ से जो ठेके मिलते हैं, जो पैसे मिलते हैं, उसको, जो उससे कमाई होती है, उसका बांटवारा सही तरीके से हो। और ये समझ लीजिए कि भादु शेख जिसकी हत्या हुई, वो अपने इन कलीग्स को 30,000 रुपया महीना पेमेंट देता था, जबकि ये उसके बिजनेस पार्टनर नहीं थे, जबकि इन लोगों का एक साथ कारोबार नहीं था। तो आखिरकार ये पैसा ठेकेदारी का पैसा ही था। लेकिन भादु शेख के भाई ही कहता है कि भादु शेख धीरे धीरे मजबूत हो रहा था, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ रही थी, और जबकि उसके साथ काम करने वाले ये लोग 20,000 30,000 महीने कमाने से संतुष्ट नहीं थे और वो ज्यादा की मांग करने लगे होंगे। उसके बाद जब भादु शेख ने उन्हें पैसा देने से मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। और उस हत्या के बाद जो भीड़ जुटी, उसको ये पहले से ही एहसास था कि यहाँ कानून का राज नहीं है, टीएमसी का राज है, और वो टीएमसी के नेता कार्यकर्ता हैं।
और इसलिए भीड़ ने आग लगाई और इन लोगों की मासूमों की हत्या भी कर दी। अब ये पूरा मामला भ्रष्टाचारी तंत्र के बंदरवाट से है, क्योंकि अब सत्ता ममता बनर्जी के पास फिर से है। तो टीएमसी में आपस में इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी है कि किसके जिम्मे ज्यादा पावर, ज्यादा पैसा होगा। और फिर ये टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पर इसलिए काम करते हैं क्योंकि सत्ता मिलने के बाद सत्ता की मलाई उन तक पहुंचेगी, वो लोग अब उसी पैसे के लिए, उसी पावर के लिए एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं और उसी का परिणाम बीरभूम में देखने को मिला है। ये शुरुआत है। अगर सब लोगों को, सारी राजनीतिक पार्टियों को अगर जल्दी ये समझ में नहीं आया कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए ये काम नहीं कर रही हैं, बल्कि एक निरंकुश मुख्यमंत्री बनकर लंबे समय तक शासन करने के लिए सबको बरगला रही हैं, तब तक ये सुधार नहीं होगा। और अगर ये बात अभी भी सारी राजनीतिक पार्टियों और सो कॉल्ड समाज सेवियों को, सोशल वर्कर को और सोशल मीडिया पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले को समझ में आता है, तो ममता बनर्जी के खिलाफ एक माहौल और मुहिम शुरू करना पड़ेगा, ताकि उन्हें जो निरंकुशता मिली है उस पर अंकुश लगाया जा सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।